ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಜಕಾರ ಅಕಾಡೆಮೀಸ್. ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ತಾವೆಲ್ಲರೂ? ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು SSLC ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 4ನೇ ಪದ್ಯಪಾಠ अभिनव मनुष्य ಬಗ್ಗೆ अभ्यासवನ್ನ ಮಾಡೋಣ. तो आपके पाठ्य पुस्तक का चौथा पद्यपाठ जो है अभिनव मनुष्य, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से इसका सारांश समझेंगे. आप बहुत ही सरल रूप से इस पद्य को समझेंगे. तो चलिए बिना देर किए हम इस पद्य को प्रारंभ करते हैं. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ತಡ ಮಾಡದೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನುವರೆಗೂ ಯಾರು ಜಕಾರ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಜಕಾರ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇರಿ. ಎಸ್, हमारे पद्य पाठ का नाम क्या है? अभिनव मनुष्य. तो बच्चों, सबसे पहले आप जानिए अभिनव का अर्थ क्या होता है. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಭಿನವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು? ಎಸ್, अभिनव का अर्थ होता है कुछ नया या फिर आधुनिक, ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ, आधुनिक मनुष्य ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ. क्योंकि पहले जमाने के अंदर हम देखते हैं तो अब इस जमाने के अंदर देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा फर्क हमें नजर आता है. ಮುಂಚೆ ಕಾಲದ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗಿದ್ದ, ಈಗಿನ ಕಾಲ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. इसीलिए पाठ का शीर्षक है अभिनव मनुष्य. यहाँ मुख्य रूप से विज्ञान का विजय और मानवता की पुकार है. आज हमने विज्ञान के अंदर बहुत सारे क्या किए हैं, साधन और सिद्धि किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मानवता हमसे दूर छूटती जा रही है. यही हम इस पाठ के अंदर, इस पद पाठ के अंदर सीखने वाले हैं. और इसके कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं. तो चलिए सबसे पहले हम उनका ही परिचय प्राप्त करते हैं. तो बच्चों, तो चलिए हम जानेंगे इस कविता के कवि परिचय के बारे में. तो कवि कौन है बच्चों? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी. कवि यार रामधारी सिंह दिनकर. तो यहाँ पर जो दिनकर है इनका वह साहित्यिक नाम है और इनका जो मूल नाम है रामधारी सिंह दिनकर जी है. तो ಇವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಮಕ್ಕಳೇ ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಹ ಇದೆ. ದಿನಕರ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಇದರ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಿನಕರ್ ಎನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹಚ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ? दिनकर ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹಚ್ತೀವಿ. ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? सो यहाँ पर जो आपको चित्र दिख रहा है यह है रामधारी सिंह दिनकर जी का एक सांदर्भिक चित्र है. तो संक्षिप्त रूप के अंदर हम इनके परिचय को प्राप्त करते हैं. सबसे पहले देखेंगे जन्म और जन्म स्थान. तो मुख्य रूप से रामधारी सिंह जी का जन्म सन 1908 के अंदर हुआ था. 1908 की जन्मವನ್ನು ತಾಳ್ತಾರೆ. कहां पर? बिहार प्रांत यानी कि बिहार राज्य के मुंगेर जिले के अंदर इनका जन्म होता है. अब इन्होंने अपना कैरियर कब से स्टार्ट किया, अपनी वृत्ति जीवन प्रारंभ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. सो रेडियो विभाग के अंदर सबसे पहले वह काम करते थे. कहां पर बच्चों? रेडियो विभाग के अंदर, जिसे हम AIR भी कहते हैं, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के अंदर इन्होंने वहां से अपना जीवन के कार्य को प्रारंभ किया था. उसके बाद में वह सरकारी कॉलेज के एक प्राध्यापक भी थे. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿನೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में भी वे नियुक्त हुए थे. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದಿ ಸಲಹಾಕಾರರಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. अब हम देखेंगे इनके प्रमुख रचनाओं के बारे में. ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. सबसे पहले है हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, धूप चाह, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मिरती. ये सब उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं और ಒಂದಿಷ್ಟು प्रमुख रचनेಗಳಿದ್ದಾವೆ. देहावसान कब हुआ, यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई? देहावसान का अर्थ होता है मृत्यु. क्या होता है बच्चों? मृत्यु होता है. कब हुई? सन 1974 1904 ಇವರು ನಿಧನವನ್ನ ಹೊಂತಾರೆ. इनकी रचनाएं में हृदय को प्रभावित करने की शक्ति है. अभिनव मनुष्य मुख्य रूप से कहां से आया है बच्चों? मुख्य रूप से देखिए कुरुक्षेत्र से. इनकी जो रचना है कुरुक्षेत्र, इसके षष्ठ भाग से लिया गया है. सो मಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ षष्ठ भाग का अर्थ होता है, षष्ठ का अर्थ होता है 6. ठीक है. इनके षष्ठ 6ನೇ ಭಾಗದಿಂದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಿದಾವೆ. ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಯಾವುದು? 6ನೇ ಭಾಗ षष्ठ ಭಾಗದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. तो यह संक्षिप्त रूप के अंदर कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का
परिचय था। तो बच्चों बिना देर किए हम पद्य की ओर बढ़ते हैं और उसके सारांश को सरल रूप से आसान भाषा के अंदर जो कि आपको समझ में आता है उसके बारे में हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप सभी तैयार हैं बच्चों? चलिए प्रारंभ करते हैं। कविता प्रारंभ होती है हमारी कहां से? यस, आज की दुनिया नवीन और विचित्र है। कैसी है? सबसे पहले मैं कविता का एक बार आपको वाचन करके दिखाऊंगा, फिर उसका विश्लेषण करूंगा, ठीक है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वारी, विद्युत और भाप हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। बच्चों आपको कुछ वर्डिंग्स अलग अलग सुनाई देंगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं बच्चों, शब्द हैं जो कि आपके समझ में नहीं आए होंगे, है ना। तो चलो हम उनको समझते हैं। सर्वत्र यानी सभी जगह, ठीक है बच्चों। ये लकड़े सभी जगह। विजय पुरुष आसीन, आसीन यानी कि विराजमान है, विराजमान, ठीक है बच्चों, विराजमान है। इसी तरह है बंधे, यहां पर आया है नर, नर का अर्थ होता है मनुष्य। क्या होता है बच्चों? मनुष्य। कन्नड़दल्ली ಕೂಡ नर ಅಂದ್ರೆ मनुष्य, सरिना मಕ್ಕಳೇ मनुष्य। कर, कर ಅಂದ್ರೆ यस, कर का अर्थ होता है हाथ। क्या होता है बच्चों? हाथ होता है। क्या होता है? हाथ होता है। वारी, विद्युत और भाप, वारी का अर्थ होता है, क्या होता है बच्चों? पानी। क्या होता है? पानी। इसी प्रकार से भाप, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಆವಿ ಅಂತೀವಿ। ಏನಂತೀವಿ? ಆವಿ ಅಂತೀವಿ, ಸರಿನಾ। हुक्म, हुक्म का सामान्य अर्थ क्या होता है? यहां पर लिख देता हूं मैं, आज्ञा या फिर आदेश, आज्ञा, ठीक है। चढ़ता और उतरता पवन, पवन का अर्थ होता है हवा अथवा ಗಾಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸರಿನಾ। व्यवधान, व्यवधान का अर्थ होता है बाधा, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಅಥವಾ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು। सरित, सरित का अर्थ होता है नदी। क्या होता है बच्चों? नदी। गिरी का अर्थ होता है पर्वत और सिंधु का अर्थ होता है समुद्र। ठीक है बच्चों, यह सब हो गया। तो कवि मुख्य रूप से क्या कह रहे हैं बच्चों? आज की दुनिया कैसी है? विचित्र भी है और नवीन भी है। क्यों विचित्र और नवीन कह रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे पहले के जमाने को और अभी के जमाने को, तो जमीन और आसमान का फर्क आपको दिखाई देगा। ಮುಂಚೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಈಗಿನ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ ಬರುತ್ತೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕವಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? आज की दुनिया बहुत ही विचित्र है और कैसी है? आधुनिक भी है। नवीन का अर्थ होता है आधुनिक, क्योंकि आज मनुष्य ने बहुत सारे साधनाएं की हैं, ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಏನಿದೆ ನವೀನನು ಕೂಡ ಇದೆ। क्यों नवीन और विचित्र का है? क्योंकि आधुनिक मानव का युग कैसा है? विज्ञान और तकनीक चरम उत्कर्ष का युग है। देखिए बड़े बड़े बिल्डिंगों को आज मनुष्य बढ़ा रहा है, बुलेट ट्रेनों को आज हम दौड़ा रहे हैं, आसमान को छूती हुई इमारतें हमें नजर आ रही हैं। ये सब किसकी सिद्धि है? आधुनिक मानव की सिद्धि है। बहुत सारे तकनीकों का उपयोग करा, इसलिए कवि क्या कहते हैं? आज का मानव कैसा है? विचित्र और नवीन। आज की दुनिया है विचित्र और नवीन। दूसरे पंक्ति में कवि कहते हैं, प्रकृति पर सर्वत्र विजय पुरुष आसीन। कवि कह रहे हैं कि प्रकृति के हर एक तत्व पर आज कौन विराजमान है? आज मनुष्य विराजमान है। सर्वत्र विजय पुरुष आसीन, आसीन का अर्थ होता है विराजमान होना, यानी कि प्रकृति के हर एक तत्व पर, जैसे पानी लीजिए, हवा लीजिए, हर एक पर किसने काबू पाया है? या मनुष्य ने काबू पाया है। ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ವಿಜಯವನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಮನುಷ್ಯ ವಿಜಯವನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತ ಕವಿ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಪ್ರಕೃತಿ के हर एक तत्व पर मनुष्य प्रकृति पर विजय पाकर क्या हो चुका है? आसीन हो चुका है। देखिए पूरी दुनिया के ऊपर किसकी हुकूमत चलती है? आज मानव की हुकूमत चलती है। मनुष्य इडೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ। आगे कवि कहते हैं, यह सब किसकी है? भौतिक साधना आज मनुष्य ने की है।
सब ಭೌತಿಕ ಸಾಧನ ಭೌತಿಕ ಸಾಧನೆ ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ विज्ञान ने जीवन के अभूतपूर्व सुख सुविधाएं आज हमें दी हैं तो भौतिक साधना करके ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೋ ಕೆ ಅಂದರ್ ಹೈ ಬಂದೆ ನರ್ ಕೆ ಕರೋ ಮೇ ವಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾಪ್ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಜ್ ಮನುಷ್ಯ ಕರ್ ಎನಿಕೆ हाथ हस्त मनुष्यನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ आज मनुष्य ने सब कुछ अपने बंधन में बांध लिया है अपने मुट्ठी में कर लिया क्या क्या यस सबसे पहले वारी वारी का अर्थ होता है जल को किस प्रकार नदियों के ऊपर हमने क्या बनाया है विशालकाय यस डैम बनाया है ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದರಿಂದ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ इसके साथ साथ हमारे जहाज पानी के अंदर भी चलते हैं सबमरीन्स पानी के अंदर चलते हैं इस प्रकार से मानव ने पानी के ऊपर अपना हुक्म जमाया है ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದಾನೆ ವಿದ್ಯುತ್ देखिए क्या है विद्युत विद्युत मेलेनू ಕೂಡ असीमित ऊर्जा पर हमने कब्जा किया है अगर आप एक 40 से 50 साल पहले जाएंगे तो हमारे घरों के अंदर बिजलियां भी नहीं थी ಅದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ವಿದ್ಯುತ್ನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ದೀಪವನ್ನು ಉರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ लेकिन आज मनुष्य ने अपनी बुद्धि शक्ति के द्वारा तंत्रज्ञान से क्या किया है विद्युत को अपने हाथों में किया है असीमित ऊर्जा का उत्पादन हम करते हैं भाप पर यानी कि भाष्प पर आवी मेलिन ಕೂಡ विशाल मशीनों और उद्योगों का ನಿರ್ಬಂಧ और संचालन भी आज मनुष्य करता है ವಿಶಾಲಕಾಯ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲಕಾಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆವಿ ಅರ್ಥ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗುವಂತ ಹೊಗೆ ಅಥವಾ ಭಾಷ್ಪದ ಮೇಲಿನೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಹತೋಟಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದಾನೆ इसी प्रकार से जो भाष्प उड़ता है उसको भी वैज्ञानिक आविष्कारों के अंदर लगाकर उससे भी कुछ न कुछ नया उत्पन्न कर रहा है ये सब किसकी कमाल है आज मनुष्य हर एक तत्व पर क्योंकि ये सब मनुष्य के मुट्ठी के अंदर बंधे हुए हैं आगे कवि कहते हैं मानव के हुक्म पर चढ़ता और उतरता है पवन का ताप क्या चढ़ता है बच्चों पवन का ताप पवन अंदर नाने ಹೇಳಿದೆ ಗಾಳಿ किस प्रकार से पवन का ताप चढ़ता और उतरता है अगर उदाहरण के लिए आप लीजिए बाहर गर्मी है ಹೊರಗಡೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಲವಾರು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ 40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ लेकिन तापमान एसिಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ इससे हमारे पूरे एक कमरे को हम बहुत ही ठंडा बना सकते हैं बाहर तो धूप है लेकिन हमारे कमरे के अंदर एसी की वजह से कूलर की वजह से फैन की वजह से हमारे तापमान को हम कम और ज्यादा भी कर सकते हैं ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೊರಗಡೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಎಸಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರ್ತೀವಿ ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರ್ತೀವಿ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಹೊರಗಿನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಆ ಒಂದು ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ इसी तरह सर्दियों के दिनों के अंदर भी हम हीटर जलाकर बाहर तो बहुत ज्यादा ठंडी होती है लेकिन हमारे कमरे के अंदर हमने हीटर जलाकर हमारे रूम के तापमान को हमने उसके उतार चढ़ाव को देखा है हम कम भी कर सकते हैं उसको ज्यादा भी कर सकते हैं ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಚಳಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೂಮಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು इस प्रकार से मानव के हुक्म पर चढ़ता और उतरता है पवन का ताप आगे कवि कहते हैं है नहीं कहीं बाकी व्यवधान क्या नहीं है व्यवधान आज मनुष्य जो चाहता है वो कर रहा है उसके लिए कोई आड़ नहीं है कोई आड़ नहीं ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ತಡೆಗೋಡೆ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ कहां तक उन्होंने साधना की है लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान पर मनुष्य क्या कर सकता है देखिए नदी ठीक है बच्चों इसका अर्थ होता है सरित सरित का अर्थ होता है नदी सरित ಅಂದ್ರೆ ನದಿ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನದಿಯನ್ನ ದಾಟಬಹುದು ಗಿರಿ ಗಿರಿ का अर्थ होता है पर्वत है ना पर्वतವನ್ನ ದಾಟಬಹುದು और सिंधु देखिए समुद्र
समुद्र। ठीक है बच्चों, हम एक समान है ना, हमने क्या किस प्रकार से हम पार कर सकते हैं इन सभी को? लांघना, ದಾಟಿ ಹೋಗುವುದು। ಏನೇನ ದಾಟಿ ಹೋಗುವುದು? ನದಿಯನ್ನ, ಪರ್ವತಗಳನ್ನ, ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿವಲ್ಲ, ಏನು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ, हवाई जहाज का इन्वेंशन हमने किया है। तो एक समान एक साथ हम क्या कर सकते हैं? नदी को, पर्वत को, समुद्र को एक समान पार कर सकते हैं और हमें कोई आज ವ್ಯವಧಾನ नहीं है, ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡಚಣೆ ನಮಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಡೆಗೋಡೆ ನಮಗಿಲ್ಲ। ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ यह सब क्या है? मानव की भौतिक साधना है। ठीक है बच्चों, आपको प्रश्न भी आएगा, मानव के भौतिक साधना का वर्णन कीजिए। तो आप सबको यही लिखना है कि आज मानव ने, आज की दुनिया कैसी है? नवीन और विचित्र है, प्रकृति पर विजय प्राप्त किया है और क्या क्या अपनी मुट्ठी में कर लिया है? बोलिए बच्चों, क्या क्या कर लिया है? यस, वारी, विद्युत और भाप को अपनी मुट्ठी के अंदर कर लिया है। कोई बाधा उसे नहीं है, वो एक समान क्या क्या लांग सकता है? सरित, गिरी, सिंधु को एक समान लाग सकता है। यह सब क्या है? मानव की भौतिक साधना है। ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾನವನ ಭೌತಿಕ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ। अथवा आपको प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है, प्रकृति पर विजय पुरुष आसीन, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तब भी आपको यही उत्तर लिखना है। यह सब क्या है बच्चों? मानव की भौतिक साधना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी आगे कह रहे हैं, यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, है ना, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार है, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार है, योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे। आगे कवि क्या कह रहे हैं बच्चों? आज ಗಗನ್, ಗಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ, ಯಾನ, ಮನುಷ್ಯನ ಯಾನ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿದೆ? ಎಸ್, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ನಾವು ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೇಲೆ ಹೊಂಟಿದೀವಿ, ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹೊಂಟಿದೀವಿ, ಹಲವಾರು ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। गगन कहाँ जा रहा है? आकाश में जा रहा है। और इसी प्रकार से हम देखे हैं, कांपते जिसके कर, कर अंदर ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, कर का अर्थ होता है हाथ। परमाणु भी मनुष्य के करों को देखकर क्या कर रहे हैं? कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಾಂಪನ ಅಂದ್ರೆ ನಡುಗುವುದು। ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪರಮಾಣು ಸಹಿತ, ಏನು ಪರಮಾಣು ಸಹಿತ, ಅಟಮ್, ಎಸ್, ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಟಮ್ಗಳು ಸಹಿತ, ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? 1945 ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಶ್ವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಸ್, ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಾಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಅಣುಬಾಂಬನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು। ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ? ಹಲವಾರು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಅಂತ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಆಗಿಲ್ಲ। ಇದೆಲ್ಲ ಎದರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪರಮಾಣುದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ। ಆ ಪರಮಾಣುನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ತನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಆ ತರ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವ್ರನ್ನ ವಿನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, है ना बच्चों? इसलिए परमाणु भी आज मनुष्य के हाथों को देखकर कांप रहे हैं। मनुज सृष्टि का श्रृंगार है। आगे कवि कह रहे हैं, यह मनुज जो है, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಏನಿದಾನೆ, ಈ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಳೆ ಬಾಳುವಂತ ವಸ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಇದಾನೆ। ಕೌನ್ ಹೈ? ಮನುಜ್ ಹೈ। ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾ ಶೃಂಗಾರ, ಈ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ। मनुष्य के अंदर और क्या क्या खूबियां हैं देखिए, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार है। मनुष्य के अंदर क्या क्या है देखिए, ज्ञान है, विज्ञान है, आलोक यानी के प्रकाश है, आलोक प्रकाश है, आगार कहते हैं हम किसी स्थान को। ये सब किसके अंदर है? ज्ञान, विज्ञान और आलोक, प्रकाश, जो कि अपनी ज्ञान की ज्योति बढ़ा रहा है। ये सब किसके अंदर है? यस, आगार का अर्थ यह भी होता है संपत्ति। ठीक है बच्चों, ಸಂಪತ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅನ್ಬಹುದು। ಇರುವಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಗಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಯಾರಲ್ಲಿದೆ? ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಕಾಶ, ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು किसके पास है? मनुष्य के पास है। इतना ही नहीं, योम से पाताल तक सब कुछ इसे है पता। योम से पाताल तक, है ना बच्चों? योम से पाताल तक, योम का अर्थ होता है आकाश। क्या होता है बच्चों? आकाश होता है। योम से पाताल, योम यानी कि आकाश के अंदर हम चंद्रयान पर जा रहे हैं। देखिए हम सैटेलाइट छोड़ रहे हैं,
चांद और मंगल ग्रह तक आज इंसान पहुंच चुका है, मानव पहुंच चुका है। पाताल तक भी, समुद्र के अंदर भी पता है, जमीन के अंदर क्या क्या है वो भी हमें पता है, पाताल तक, है ना। पनडुब्बियों से समुद्र की गहराई यानी पाताल तक खोज हम कर रहे हैं, और इंटरनेट के माध्यम से हम असीमित ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। सब किसके अंदर है? मानव के अंदर है। किसके अंदर है बच्चों? मानव के अंदर है। वो अंतरिक्ष में जा रहा है, वो पानी के अंदर जा रहा है, वो आकाश में जा रहा है, और पाताल में जा रहा है, सब कुछ इसे ज्ञात है। पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। लेकिन कवि यहां पर कह रहे हैं इतना हमने सब कुछ सिद्ध किया है, सिद्धि की है, इतना सब कुछ हमने अचीवमेंट किया है, लेकिन यह मनुष्य का परिचय नहीं है। देखिए कवि क्या करें, हमने केवल साधना और सिद्धि के अंदर अंतर होता है। यह सब हमारी क्या है बच्चों? साधना है, लेकिन सिद्धि हमारी नहीं है। इसलिए कवि कह रहे हैं यह न परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿಚಯನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವನ ಶ್ರೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ, ನಿಜವಾಗಿರುವಂತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य और की जीत। यस देखिए, चैतन्य, बुद्धि को हम दिमाग के अर्थ में ले सकते हैं, दिमाग, ಶಣತನ ಅಥವಾ बुद्धि ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು। ಏನು? बुद्धि, चैतन्य, उर की जीत। उर का अर्थ हम ले सकते हैं यहाँ पर हृदय, हृदय क्या ले सकते हैं बच्चों? ಹೃದಯ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ತೆಗಿಬಹುದು, ಸರಿನಾ? ನಿಜವಾಗಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಸಿದ್ಧಿ ಏನು? ನಿಜವಾಗಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ अपने दिमाग पर हृदय की जीत करना है। ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಾನವೀಯತೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ, ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿರುವಂತ ಶ್ರೇಯ, ಸಿದ್ಧಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ, ಈ ಒಂದು ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ। ಶ್ರೇಯ ಮಾನವ ಕಿ ಅಸೀಮಿತ ಮಾನವೋ ಸೆ ಪ್ರೀತ್। ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ सभी मानवों से हमें प्रेम के साथ, भाईचारे के साथ, विश्वास के साथ रहना है। यही मानव की सही सिद्धि है। आगे कवि कहते हैं एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे। देखिए, हम अपने भाइयों से, हम अपने संबंधियों से, हम अपने रिश्तेदारों से झगड़ा करके उनसे दूर हो गए हैं, तो आपस की दूरी को मिटाना है, जो आपस की दीवार है उसको तोड़ना है। ನೋಡಿ, ಕವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನರ್ ಏಕ್ ದೂಸರೆ ಕೆ ಬೀಚ್ ವ್ಯವಧಾನ ತೋಡ್ ದೇ। ವ್ಯವಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಚಣೆ ಅಥವಾ ಗೋಡೆ। ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ದ್ವೇಷದ ಗೋಡೆಯನ್ನ ಒಡೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಬಸ್ ವಹಿ ಜ್ಞಾನಿ ವಹಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಾನವ भी वही है। मानव का परिचय यहाँ पर कवि दे रहे हैं। वह कह रहे हैं इन सबको जो करता है, यानी कि जो आपस की दूरी को मिटाता है, जो मानवों से प्रेम का रिश्ता रखता है, और चैतन्य पर, हृदय से बुद्धि पर चैतन्य की जीत होती है, वही कौन है? सही मानव है। तो इसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है? चैतन्य है, और हमारा दिमाग दर्शाता है कैस? बुद्धि को। क्या दर्शाता है? बुद्धि को। तो हमें क्या करना है? हमें हमारे दिल की सुनना है। क्या करना है बच्चों? दिल की सुनना है। ಚೈತನ್ಯ ಊರ್ಕಿ ಜೀತಿ। ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? सब कुछ देखिए, हृदय और प्रेम की जीत है। हम तो बहुत कुछ ताने बाने बांध कर, हम बहुत कुछ दिमाग लड़ाकर कुछ कर सकते हैं, लेकिन हृदय की जब बात आती है, आखिर में कौन जीतता है? प्रेम ही जीतता है। कवि क्या कहते हैं? देखिए, सब कुछ जान लेना, सच्ची महानतನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು महानತೆ ಅಲ್ಲ। इंसान अपने दिमाग, है ना, बुद्धि को हम सूचित कर सकते हैं, पर दिल की जीत हासिल करे। बुद्धि पर हमें किसकी जीत करना है? इस हृदय की, दिल से जीतता है। और दो इंसानों के बीच नफरत और दूरी यानी कि व्यवधान को तोड़ता है, वही सच्चा क्या है? मानव कहलाने का अधिकारी होता है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, है ना, चैतन्य उर की जीत कैसे होती है। एक महान वैज्ञानिक है जिसने
ಕೈ ಮಷೀನ್ बनाया ಒಬ್ಬ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಲವಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮಷಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಲವಾರು ಬುದ್ಧಿ ಅವನಿಗಿದೆ. लेकिन वह दूसरों से या फिर अपने पड़ोसियों के साथ घमंड के साथ पेश आता है, उनसे बदतमीजी करता है. ಅವನು ಅಹಂಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. उसे दिनकर जी कहते हैं कि वह सच्चा इंसान नहीं हो सकता. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಭಾವನೆಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಮಾನವನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದಿನಕರ್ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. सच्चा इंसान कौन है? जो कि अपने भावनाओं के साथ में आपस की दूरी को मिटा दे, है ना, प्रेम के साथ सभी इंसानों के साथ रहे, वही सच्चा इंसान हो सकता है ना बच्चों? समझ में आपको बच्चों? ठीक है, यहाँ पर देखिए साधना है और यहाँ पर सिद्धि है. इಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. तो यहाँ पर भी प्रश्न आ सकता है मानव का सही परिचय क्या है. ठीक है बच्चों, आपको इन सभी पॉइंट्सों को लिखना है. देखिए मानव ने क्या क्या साधना किया है, ಪ್ರಕೃತಿ पर कब्जा किया है ना बच्चों? प्रकृति ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. किस किस पर? पानी, हवा और भाप पर, है ना. अगर हम मानवता, सच्ची सफलता, सच्चा मानव कौन है? मानव मानव के बीच स्नेह और भाईचारे का बांध बांधना यह सच्चा है. मशीनों का निर्माण और गगन में यान भेजना, यह क्या है? मानव की साधना है. आज मनुष्ययान आकाश में जा रहे हैं. और असल में अगर हम देखेंगे सिद्धि जिसे कवि दिनकर जी कहते हैं, बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, है ना, भावनाओं की जीत हो. आगे कवि कहते हैं मानव की साधना क्या है? यम से पाताल तक उसे सब कुछ ज्ञात है, लेकिन असल में मानव की सिद्धि क्या है? आपस की दूरी और नफरत की दीवार को पूरी तरह से मिटाना है. यही कौन है? सच्चा मानव है. ठीक है बच्चों, यही संक्षिप्त रूप से ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಕವಿತಾ का ಸಾರಾಂಶ है. ಸೊ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯದ ಸಾರಾಂಶ. तो यहाँ से बच्चों आपको 2 प्रश्न जरूर और अवश्य आएंगे. ऐसे 2 प्रश्नಗಳನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. 3 अंक 3 अंकों का यह एक प्रश्न आ सकता है. पहला प्रश्न क्या है? यस बच्चों क्या है? प्रकृति पर सर्वत्र विजय पुरुष आसीन. इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए. इसका आशय लिखना है. या फिर इसी प्रश्न को और भी किस तरह से पूछ सकते हैं, मानव के भौतिक साधना का वर्णन कीजिए. मानव के भौतिक साधना का मानव के भौतिक साधना का वर्णन. और एक प्रश्न आपको बच्चों पूछा जा सकता है, मानव का सही परिचय क्या है? मानव का सही परिचय. हाँ, तो इसी प्रश्न के दिनकर जी के अनुसार सही मानव कहलाने का अधिकारी कौन होगा ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹಿತ ಕೇಳಬಹುದು. यह 2 प्रश्न आपको अवश्य करना है. यहाँ से आपको अंक आएंगे. ಈ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ತಪ್ಪದೇ ಜಕಾರ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ SSLC ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತಹ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಕವರ್ ಮಾಡುವರಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಕಾರ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.